हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर अमन वंडर क्लासेस में। आज कई दिनों बाद ये वीडियो है। उसके पीछे का रीज़न ये है, ये मैं स्पेशली उस भाई को बता रहा हूँ जिसने कमेंट किया था कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। जब मैं आई थिंक 11th में था तो वो 8th या 9th में था वो। अब जो है जब मैं डालता था वीडियो तो वो 10th की इकोनॉमिक्स की वीडियो देखा था, उसने कमेंट किया था बहुत अच्छा। तो वो आज कह रहा है कि भाई ये जो मैं 12th में आ चुका हूँ तो मुझे जो है ऐसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियो चाहिए। तो मुझे आप अगर बनाओ वीडियो अच्छा लगता है तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ और बना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने फिर बात किया उस भाई से, उसने बोला ठीक है भाई बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है यार, करता हूँ कोशिश, क्योंकि कई दिनों से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था कॉलेज का और भी कई चीज़ें थी जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट कोशिश करूँगा कि अब वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और मैंने पहले ही अपने वीडियो में क्लियर कर रखा है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो का उद्देश्य कभी ज़्यादा व्यू लेना या अगर आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर और मैंने पहले अपनी पहली वीडियो में आई थिंक कहा था कि भाई मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मुझे हेल्प करने में मदद आती है, जो मेरे को नॉलेज है उसको स्प्रेड या बांटने मुझे अच्छा लगता है। बट डिपेंड करता है पर्सन कौन है। अब कई लोग पर्सनली जब मिलते हैं तो उनकी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, पर जब मुझे लगता है वो इरिटेट हो रहा है या वो ऐसा सोच रहा है कि मैं उसके ऊपर ऐसा, तो मैं हट जाता हूँ। बट यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा मेरे को जो नॉलेज है उसको मैं शेयर करता हूँ, और जो थंबनेल वगैरह वो मेरे दोस्त बना देता है कभी कभी, उसको थैंक यू मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, ये आज मैं ये जो वीडियो है हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, गारंटी ले रहा हूँ आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ऐसी जो इसमें मैं फैक्ट्स बताऊंगा, जो एक बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, हिस्ट्री बताऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन की, मतलब बहुत आपको मज़ा आ जाएगा और समझ एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो क्लास 12th में हो भाई आप, या कहीं पे भी हो, स्पेशली आप अगर देख रहे हो तो वैसे देखोगे, क्योंकि आपने कहा है कि वीडियो बनाते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं इन्फॉर्म नहीं करूँगा आपको, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा तो आप देख रहे होगे, ठीक है। और अगर नहीं और भी जो लोग हैं अगर वो देख रहे हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और समझाता हूँ एक एक करके, एक एक पॉइंट। और इसमें देखिए पॉइंट में है सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, एक सेकेंड, इसमें क्या हो गया भाई। अब यार ये क्या हो जाता है इसको, हाँ सॉरी सॉरी, ये चल गया, ठीक है। देखिए इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति जो है, सबसे पहले इसकी एक लाइन में पढ़ देता हूँ। हरित क्रांति कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि का युग था। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और विश्व में भुखमरी को समाप्त करना। यह मध्य 20वीं सदी में शुरू हुआ एक वैश्विक पहल था। अब देखो, एक बार ये भी मैं पढ़ लेता हूँ, हरित क्रांति वैश्विक इतिहास। इसका इतिहास थोड़ा सा पढ़ता हूँ। नॉर्मन बोरलॉग का हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। उन्होंने मैक्सिको में बोनी गे की किस्में विकसित की थी। उनके प्रयासों ने वैश्विक खाद्य उत्पादन में क्रांति ला दी। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। क्लियर है? आपको मैंने दो चीज़ें पढ़ के सुनाई। अब मैं आपको क्लियर अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हरित क्रांति एक्चुअल में है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, हरित क्रांति आपको नाम से पता चल रहा है कि एक कृषि का आंदोलन था, ठीक है। पर ये आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। आप सबको पता है कि आंदोलन एक राज्य में, एक स्टेट में, एक छोटे स्तर पे जब किया जाए तो आंदोलन होता है। बट एक्चुअली बड़े स्तर पे किया जाए, सबको मिला जुला के किया जाए, पूरा देश उसमें भागीदार हो, सब पूरे देश को लाभ हो, तो हरित क्रांति कहलाता है, ठीक है। मतलब सॉरी, क्रांति कहलाता है। तो थोड़ा सा इसके बीच में आपको डेफिनेशन पता होगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब देखो, ये जो हरित क्रांति हमारे देश में स्टार्ट नहीं हुई थी। हमारे देश से पहले अमेरिका के मैक्सिको में एक वैज्ञानिक, अभी आपने नीचे पढ़ा, नॉर्मन बोरलॉग जी, ये जो है एक एग्रोनॉमिस्ट थे, मतलब कृषि में साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोने टाइप का जो है बीज को बनाया, ठीक है। बोने गेहूं का एक बीज बोना बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड था, जिसको HYV आप सुनते होगे, HYV सीड था। HIV नहीं, कई लोग HIV सोच लेते हैं, तो HIV अलग चीज़ है भाई, ठीक है। वो अलग है, वो एड्स वगैरह अलग सिस्टम है। बट ये जो है अलग है। तो HYV, तो HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये अलग किस्म की एक बीज बनाई उन्होंने, बोने, जिसको ड्वार्फ या बोना कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये बीज बनाई, इन्होंने अमेरिका में टेस्ट किया तो बहुत अच्छा वहाँ पे लाभ मिला। बट अब जो हमारे देश के कृषि या मैं बोलूँ ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर के जो रिसर्च सेंटर है, उसके जो जर्नल थे वो थे MS स्वामीनाथन जी, हमारे भारत में। तो सबसे स्पेशली आपको ये दो फैक्ट पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक वो थे
नॉर्मन बोरलॉग, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। नॉर्मन बोरलॉग, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फादर जो कहे जाते हैं वो अपने एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि देखो ये हरित क्रांति क्यों जरूरी था, अब इस पर भी बात कर लेते हैं भाई। तो ये थोड़ा इस पे स्लाइड पे रहते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ना, इन्होंने विश्व में बनाया और ये हमारे देश में टेस्टेड हुआ। तो हमारे देश में गेहूं के जो है में बहुत अच्छा लाभ देखा गया, 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज़्यादा हमें लाभ देखने को मिला गेहूँ। चावल में भी देखने को मिला, स्पेशली गेहूं और चावल में ही ज़्यादा लाभ देखने को मिला, बट सेरल्स में भी और भी कई चीज़ों में 2 टाइम्स वृद्धि हुई। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लोग डिस्कस कम करते हैं हरित क्रांति के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। वो है कि इसके पीछे के कारण क्या थे, हरित क्रांति एक्चुअली वर्क किया, बट उससे पहले हमारे देश में ये हरित क्रांति क्यों जरूरी थी, और उससे पहले क्या हरित क्रांति से पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में हमारे भारत में 70% लगभग आबादी कृषि में कार्यरत थी, पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड लोगों की बढ़ रही थी, और फूड चेन उतना, मतलब फूड जो था उतना उत्पादन हो नहीं रहा था, और जो संसाधन थे उतने उपलब्ध थे नहीं, गरीब किसान और गरीब होते जा रहे थे। तो जो 70% के अब देखिए लगे हुए हैं कृषि में, आप देख रहे हैं लगभग 30% जो है वो कहीं और पे लगे हुए हैं, पर उसमें 70% जो है वो कृषि में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब अमीर हैं या खाने को उनको मिल रहा है, वो भी प्रॉब्लम में थे। अब दिक्कत क्या हुई कि उससे पहले 1947 से पहले आपको पता हो कि हमारे भारत में 1943 में 1943 में बंगाल फेमाइन देखने को मिला, बंगाल अकाल, जिसमें लगभग 3 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए। 3 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप 3 मिलियन 4 मिलियन यानी 30 से 40 लाख लोग मारे गए। मारे क्या गए, कोई भूख से मर गया, कोई रोग से मर गया। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो भूखमरी जो भी है वो सारी चीज़ें आएंगी, तो रोग पनपेगा, रोग से मर गए। कई सारे जो है ऐसा कहा जाता है घास खाते थे, सांप वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उनका मतलब जीवन रह जाए, वो खाने पे आ गए थे। ऐसे बताया जाता है कोलकाता की सड़कों पर जो है कंकाल कंकाल लोग मरे पड़े रहते थे। अब इसके पीछे का रीज़न, आपने बंगाल कोई भी आप ग्रीन रेवोल्यूशन की वीडियो देखोगे ना, लगभग आपको ये बताएंगे ही। बट मेरे हिसाब से एक बात जो लोग नहीं मिस कर जाते हैं वो बताना बहुत जरूरी है। इसके पीछे के कारण भी आपको पता है कौन था, अंग्रेज ही थे। जो बंगाल में फेमाइन आया उसके बाद देखो प्राकृतिक कारण तो जो थे वो थे, जाहिर सी बात है कि हमारे देश में प्राकृतिक कारण बंगाल में जो थे वो थे कि पानी सूखा या जो भी चीज़ें थी, बट एक्चुअल में जो बचाया जा सकता था लोगों को, इतने लोग मरते नहीं। क्योंकि जो हमारे देश का उस समय गवर्नर जनरल था वेवल, उसने एक बात कही, उसने कहा कि जो विंस्टन चर्चिल है ना, विंस्टन चर्चिल वो अंग्रेज का था व्यक्ति, इसने क्या किया, हमारे देश में जो अनाज आने वाले थे उसको बंद करवा दिया। बंगाल फेमाइन को अनाज जो वहाँ पे आए भुखमरी लोग थे उनको जो है अनाज देने से मना कर दिया। बोला कि भाई अगर इनको अनाज, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था खुरापात समझो, कि अनाज दे देगा तो उससे पहले 1942 में हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पे था, आप सबको पता है। भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पे था, 1943 में ये दिक्कत देखने को मिली। उससे पहले हमें पता है कि कितने सारे युद्ध हमने देखे, इसके बाद भी हमने कितने सारे युद्ध देखे। ठीक है, इसके बाद ही देखे, उससे पहले तो हम अब अंग्रेजों से ही लड़ रहे थे, तो भाई अंग्रेज से लड़ते लड़ते हमारी हम थे ही क्या उस समय। तो ये बात थी, अंग्रेजों का ही चल रहा था। अब बात कब की हो रही है, आप देख रहे हैं 1943 में बंगाल, 1947 में नहीं, 1947 में तो देश आज़ाद हुआ, उस समय 70% कार्यरत थी। पर मैं बता क्या रहा हूँ आपको कि भाई जो है 1943 में तो बंगाल फेमाइन आया, 1947 में तो हमारे 70%, वो मैंने आपको 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पे बात यह है कि भाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे था। ये जो विंस्टन चर्चिल एक नंबर का कुत्ता आदमी, इसने क्या किया कि भारत को कई ऐसे लाइंस बोली, क्वेट इसके फेमस है। एक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये भाई साहब को देखिए थोड़ा सा, विंस्टन चर्चिल जी को कह रहे हैं इफ फूड इज स्केर्स या स्कार्स व्हाई इज नॉट गांधी डेड येट। मतलब इनकी लाइंस आप कह रहे हैं अगर बंगाल में इतनी भूखमरी है, देश में तुम्हारे इतनी भूखमरी है, तो गांधी क्यों नहीं मर गया, या राजनेता क्यों नहीं मर जा रहे। ये भी एक तरीके से नस्लवादी बयान था और एक तरीके से तंज कसा था इसने, इसमें भी एक उसकी चाल थी एक तरीके से आप देखें तो। क्योंकि वो ये कहना चाहता था राजनेता अमीर हैं, वो तो नहीं मर रहे, तुम लोग मर जा रहे हो, यानी तुम्हारे देश के राजनेता खराब है, वो तुम्हें लूट रहे हैं, ऐसा इसका एक बयान था, जिससे फूट डाल वाली नीति की बू आ रही है। तो ये सिस्टम आप समझ गए। अब ये इसकी लाइन है, एक लाइन और इसकी मैं आपको बताता हूँ, इसमें है नहीं, लिखा नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। इसने बोला था इंडियन ब्रीड लाइक अ रैबिट। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इंडियन ब्रीड लाइक अ रैबिट मतलब
कि जो भारत के लोग हैं वो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। स्पेशली बंगाल को इसने कहा था, बंगाल में जो है खरगोश की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं सब, बहुत ज़्यादा बच्चे, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसीलिए लोग मर रहे हैं क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन है। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, इस व्यक्ति इतना दुष्ट था कि यहाँ तक कि जो वो अंग्रेज थे, ये अपना जो खाद्यान्न था देश का हमारे भारत से, और जो कि वो ब्रिटेन में और आर्मी को अपने भेजता था। इवन यहाँ आने की अनुमति थी पर ये नहीं भेजा, और वेवल ने कहा कि ये गलत कर रहे हो। तो इसने भारत में रिजर्व रखा फूड्स, इसने रिजर्व पॉलिसी भी अपनाई कि भारत में जो खान मतलब भोजन खाद्यान्न था उसको रिजर्व रखा, पर इसने भारत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो आप समझ रहे हो, इसलिए लोग, कई सारे लोग तो इसकी वजह से मर गए। मेन कारण मैं बोलूँ इसी वजह से मरे, क्योंकि पर्यावरणीय कारण था, पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो मरते क्यों। तो ये मरते पर उतने कम नहीं उतने ज़्यादा नहीं मरते। ये समझ रहे हो आप बात को। क्या 1770 में भी बंगाल फेमाइन आपको देखने को मिला था, उसमें तो 1 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे, पर वो समय अलग था, ठीक है, बहुत अलग था। तो उसमें भी अंग्रेज का ही रोल था, अंग्रेजों का ही रोल था उस समय भी और इस समय भी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी आपदा हमें देखने को मिली। अब हम आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अपने उसी टॉपिक पे, वहीं पे। समझ रहे हो आप, ये कारण थे कुछ, आपको अब समझ में आया होगा बैकग्राउंड। अब नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अब इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया हमारे भारत में, जब ये खेती की गई, गेहूं की खेती की गई, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला, बहुत अच्छा, हम एक्सपोर्टर हो गए, इंपोर्ट ही कर रहे थे, हम आत्मनिर्भर हो गए इसमें। तो इसमें क्या हुआ, आत्मनिर्भर जब हुए भाई, तो इन्होंने एक तरीके से शांति क्रिएट किया ना। ये जो अशांति फैली हुई थी भोजन के रूप में सबके जीवन में, उन्होंने शांति क्रिएट की, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि उचित, बहुत उचित है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पे आप, अगर आप ध्यान से देखें, अब हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति की। तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का योगदान था भारत में हरित क्रांति का। 1960 के दशक में, ये एक फैक्ट याद रखना कि 1960 में या 67 में स्टार्ट हुआ था, और पंजाब से स्टार्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा लाभ भी पंजाब को हुआ था, पर इसका जो हेडक्वार्टर था वो उत्तर प्रदेश के शामली में था। गेहूं और चावल पर ध्यान, इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। श्री सुब्रमण्यम के नीतिगत समर्थन, इनका भी समर्थन था इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मुख्य घटक और तकनीकी। अब इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, क्लास 12 वालों को स्पेशली, कि क्वेश्चन पूछ लेता है। मुख्य घटक और तकनीकी, अधिक उपज देने वाली किस्में, HYV सीड्स, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि जो इस हरित क्रांति थी उसका मेन रीजन यही था कि उन्होंने नए तरीके का एक बीज बनाया जिसका नाम HYV था। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना इसके साथ बहुत जरूरी था, इससे उपजाऊ में सुधार हुआ, उपजाऊपन में सुधार हुआ। सुनिश्चित नीति सिंचाई प्रणाली हुई, इरिगेशन सिस्टम को अच्छा किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग, फसलों को कीटों से बचाया गया। अब देखो, ये सारे आप, ये इसको छोड़ के, HYV सीड्स को छोड़ के नीचे जो 3 लाइन आपने पढ़ा, इसका आपने फायदा सुना, इसके नुकसान भी तो होंगे। कीटनाशकों का प्रयोग करोगे तो जो मिट्टी है वो खराब होगी, उसमें पीएच लेवल बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारे रीजन है, अभी हम समझेंगे कि क्या इसके डिसएडवांटेज भी थे, एडवांटेज तो आपने सुने। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये थोड़ा सा एक चीज़ है, आप ध्यान से समझ लो इसको। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि, भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भर बन गया। इसमें 1960 के दशक में अकालों में देश को बचाया, बड़े बफर स्टॉक का निर्माण हुआ। अब इसके बाद ही जो PDS सिस्टम आज हम देखते हैं, राशन बांटने वाला सिस्टम, वो इसी के बाद स्टार्ट हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। 1960 में देखो जब स्टार्ट हुआ, उस समय मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन 80, फिर 1980 में 130 मिलियन टन पहुंच गया। 2000 में आप देखें तो 200 मिलियन टन, उसके बाद अब अगर 2020 में देखें तो 290 मिलियन टन तक पहुंच गया। अब 2025 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश बहुत आगे अब आत्मनिर्भर हो चुका है खाद्यान्न मामले में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो हरित क्रांति के फायदे। अब मैंने आपको बताया हरित क्रांति आया हमारे देश में तो लाभ बहुत लेकर आया, डिसएडवांटेज तो उसके बहुत सारे हैं, नो डाउट, पर इसके लाभ भी बहुत ज़्यादा हैं। हरित क्रांति के फायदे, आर्थिक प्रभाव, किसानों की आय में वृद्धि हुई, पहला कारण मैंने आपको बताया। पर एक चीज याद रखना, किसानों की आय में वृद्धि हुई, उन्हीं किसानों की आय में वृद्धि हुई जो बड़े किसान थे, जो थोड़ा सा आत्मनिर्भर थे, जो थोड़ा अमीर थे, ऐसा कह सकते हैं। ज्यादातर गरीब किसानों को इसका लाभ नहीं देखने को मिला। किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर फसलें, अधिक लाभ हुए, ग्रामीण रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, कृषि का व्यवसायीकरण। अब ये लाइन पे थोड़ा मैं जोर डालूंगा, कृषि का व्यवसायीकरण क्या है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है। कृषि का व्यवसायीकरण, फसलें व्यापारिक बन गई। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि देखो दो तरीके की कृषि होती है, एक निर्वाह कृषि जिसको हम सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो देखो ये जो सब्सटेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि है, इसका मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपने लिए उगाए, अपने परिवार के लिए उगाए, इतना ही उगाए कि अपना मतलब रोज उसका चल जाए, जीव 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 चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको,
दैनिकचर्या क्या बोलते हैं यार, मेरे को अभी क्लियर वो वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब लाइफ उसकी चले ठीक ठाक, और अगर उसमें से कुछ बच जाता है तब वो बेच बाच के उससे काम निकाल लेता है। पर व्यवसायीकरण का मतलब ही यही है, गन्ने का ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें उगाना जिससे वो लाभ ज़्यादा कमा सके। खाद्य कीमतों में स्थिरता, अब देखो जब खाद्य था ही नहीं पहले उतना इम्पोर्टेंट, जब मतलब था ही नहीं उपलब्ध, सप्लाई नहीं थी तो प्राइस ज़्यादा थी। पर जब सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम हुई और एक तरीके से स्थिर हो गई प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के नुकसान जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके नुकसान भी थे, तो मृदा का क्षरण और लवणता बढ़ी। मैंने आपको बताया पीएच लेवल बढ़ गया, जो है मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ गया, यानी लवणता बढ़ गई। अब लवणता बढ़ जाएगी तो यार आपको पता है कि उसमें उतना उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण यही उर्वरक इन सब चीज़ों का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग ज़्यादा हुआ। भूजल का अत्यधिक दोहन, स्पेशली मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा पंजाब को लाभ हुआ, तो क्योंकि पंजाब में जो है उस समय पानी का जो स्तर था ठीक ठाक था, पर जब इसका उपयोग होने लग गया तो 1 मीटर प्रति वर्ष से वो गिर रहा है, उसका वहाँ पे जो है भूमिगत जो जल था वो गिरने लग गया, और अभी भी वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे पानी मिलता है बराबर पंजाब में। तो लाभ लोगे तो नुकसान भी तो सहोगे थोड़ा सा। रासायनिक प्रदूषण में वृद्धि हुई, रासायनिक प्रदूषण में वृद्धि होगी, इस पे जाहिर सी बात है। अब एक बात बताओ, हरित क्रांति का फायदा तीनों सेक्टर को हुआ, प्राइमरी सेक्टर को भी, सेकेंडरी सेक्टर को भी, टर्टियरी सेक्टर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे केमिकल, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना, अब खेती होगी, अब बीज का उपयोग हुआ तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टिंग करने के लिए सबकी डिमांड बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी जो किसान थे उनको ज़्यादा लाभ हुआ। अब वो क्या करेंगे, रसायन रसायन का या पेस्टिसाइड्स का डिमांड करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां वो उत्पादन करेंगी। अब उत्पादन करेंगी तो केमिकल से निकलेगा, वो नदी में जाएगा, नदी या नाले में जाएगा, वहाँ के पानी को जानवर पिएंगे, वहाँ के जो जीव हैं वो पिएंगे, लोग उसको वो गाय के दूध को पिएंगे। इससे क्या है, रोग जो है वो उसका जो जनन है वो ऐसे ही फैलता चला जाएगा, यानी संचार होगा। ठीक है, संचार होगा, जनन बोल दिया, संचार होगा। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण में वृद्धि हुई, जैव विविधता का नुकसान होगा। जैव विविधता का जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो जीव हैं उनकी जो विविधता है उनमें नुकसान होगा, कि चाहे मछली हो, वो और भी चीज़ें होती हैं समुद्र नाले में, या जो भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी नुकसान होगा। आगे चलते हैं भाई। हरित क्रांति, अरे भैया रुको, हरित क्रांति के नुकसान सामाजिक आर्थिक क्या असमानता में वृद्धि। मैंने बोला ना, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ, छोटे किसानों को नहीं। छोटे किसान हाशिए पे गए। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा, पंजाब और हरियाणा को ही लाभ हुआ किसानों को ऋण का। एक बात आप और क्लियर कर लो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य थे जो कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ उनको मिला। बाकी और राज्यों को इसको उतना ज्यादा लाभ नहीं देखने को मिला, या ना के बराबर देखने को मिला। सीमित फसल, इसका एक नुकसान और था कि सीमित फसल, यानी गेहूं और चावल, कुछ और फसलें मेज वगैरह की थोड़ी सी लाभ हुई, बाकी और ज़्यादा लाभ नहीं देखने को मिला। सीमित किसान, आपको बता दिया कि कुछ ही किसानों को इसका लाभ हुआ, छोटे किसानों को नहीं। तो ये चीज़ें हैं, पर अब हमारा देश इसी की वजह से आज इतना आत्मनिर्भर है, आज हम एक्सपोर्टर बने हुए हैं, आज हमारे देश में कितनी अच्छी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ये एक कारण है, हरित क्रांति का बहुत बड़ा कारण है। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हरित क्रांति जो आज आप पढ़ रहे हैं आप, इससे पहले नहीं, ये ऐसी बात नहीं कि इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको पता है कि 1947 में भारत भारत आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। अब 1950 के बाद पहला कदम जो उठाया गया था वो कृषि के ऊपर ही उठाया गया था। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई, 1951 में, जो कि कृषि पे आधारित थी, कृषि पे ही आधारित थी। अब कृषि पे आधारित थी तो जाहिर सी बात है उसका लाभ हुआ। पर 1951 के बाद 1955 तक चला वो मामला, 1956 तक, मतलब 5 साल तक था, तो 1956 तक चला। फिर उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय ना वो उद्योग पे थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे सेक्टर को बढ़ाया गया। बट 1962 में युद्ध, 1970 में युद्ध, 1965 में युद्ध, और भी कई चीज़ें, ये बंगाल फेमाइन 1913, तो इन सब कारणों से हमारा देश कई बार ड्रॉबैक्स में जा रहा था, और फिर हम उसको ऊपर ले जाने के लिए कोशिशें, स्कीम्स, सरकार स्कीम्स ऐसे ऐसे नई नई चीज़ें लाती थी। 1990 में आपने देखा कि वो एलपीजी वाली दिक्कत, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर आपको अब अच्छे से हरित क्रांति के बारे में समझ में आ गया होगा कि हरित क्रांति का बैकग्राउंड क्या है, हरित क्रांति एक्चुअली में है क्या। अब कई लोग बताएंगे हरित क्रांति वो होती है कि जिसमें जो है किसान खेती में बहुत अच्छा उगाने लग गए, HYV सीड्स आ गया जिससे खेती बढ़ गई। वो मैं आपको ऐसे बोल के समझा सकता था, बहुत बहुत छोटा वीडियो बनता, बहुत आराम। पर मैं आपके अंदर ना ये नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि लाइन टू लाइन रट्टा मार लो, आपके अंदर कॉन्सेप्ट को डालना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। मुझे हर एक चीज़ नहीं आती, पर जो आती है मैं सोचता हूँ कि उसको अच्छे से आपको बताऊँ। मैं इसको आपको बता रहा हूँ, अब स्पेशली आपको पता होगा जब पढ़ाते तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि कई चीज़ें और याद आने लग जाती है और अच्छा पढ़ाते हैं। अभी हो सकता है मैं खुद अपने लिए लिखूँ एग्जाम में तो मैं उतना अच्छा ना लिख पाऊँ, पर अभी आपको बता रहा हूँ तो इतना अच्छा से जो है एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो इसका जो है आप लाभ उठाइए, और जो चीज़ें हैं आई होप अब भाई तेरे को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो देख लिए तो इंस्टा पे बता दियो कोई दिक्कत हो इसमें वीडियो में, ठीक है, या कहीं भी बता दियो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है हरित क्रांति की परिचय और महत्व तो आप समझ गए होंगे।
और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, अगर आप क्लास 12th या 10th में हैं तो आप बता सकते हैं, तो मैं उस पर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स का अगर होगा तो, ठीक है, या बिजनेस स्टडी का होगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। चलिए।